वेलकम टू अवस्थी क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सभी छात्रों को नमस्कार करता हूं। तो वही देख रहे हैं कि इस समय आपके चारों तरफ परिवर्तन हो रहा है, एक अलग नज़ारा है, एक अलग परिवेश है, बहुत कुछ परिवर्तित होने की उम्मीद है आपके चारों तरफ। तो आपसे भी उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आप भी अपने अध्ययन की शैली में बदलाव करें। इस समय कई परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप भी अपने आप को पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से खपा दें, तभी लक्ष्य मिलेगा। क्योंकि वर्तमान समय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा दिलाने वाला, सबसे ज़्यादा जीवन को सफल बनाने वाला एक ही है कि अगर आपको राजकीय नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है। ठीक है, मैं इसकी विसंगतियों की ज़्यादा गहराई में न जाकर अपने लक्ष्य पर आता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता में पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था सैंधव सभ्यता की कला, और उसमें हमने पढ़ी थी सैंधव सभ्यता की लिपि। आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कला, सैंधव सभ्यता की कला। हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अब उससे आगे आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरे। मुहरे, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि इन मुहरों का प्रयोग जो है टैग के रूप में व्यापार के समय जो गांठे जाते थे विभिन्न देशों को, या वहाँ से जो गांठें आयात की जाती थी, तो व्यापारी अपनी पहचान के लिए इन मुहरों का प्रयोग टैग के रूप में करते थे। जैसे एक गांठ होती है, इस तरह से पैक होता है सामान, यहाँ बेल्टें लगी होती हैं वर्तमान में इसकी प्लास्टिक की, कसाव होता है, और यहाँ लिखा होता है टू मेसर्स, इस तरह से मेसर्स आहूजा। A4 मेन रोड मस्जिद वाली गली आगरा, मान लीजिए मस्जिद वाली गली आगरा, और यहाँ पर जो है फ्राम लिख देते हैं, फ्राम गोयल प्रोडक्ट्स, फजलगंज कानपुर। तो इस तरह से वर्तमान में गांठें होती हैं। यहाँ पर जो है ऐसे नंबर पड़ा होता है, इस तरह से। तो ये गांठ का नंबर हो गया। तो इसी टैग, इसी तरह से पहचान के लिए एक टैग के रूप में जो है इन मुहरों का प्रयोग किया जाता था उस समय। ये मुहरें जो है बेलनाकार, आयताकार और वर्गाकार होती थी, और अब तक लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हो चुकी हैं। 2000 मुहरें प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो
इन मोहरों का जो अधिकांश मोहरों का निर्माण जो है सेल खड़ी स्टीलाइट नामक एक मिट्टी से किया जाता था। सेल खड़ी से बनी होती थी और ये जो है कुछ मोहरें जो है काचली मिट्टी काचली मिट्टी से बनी होती थी और गोमेद जानते हो आजकल लोग अंगूठी में पहनते हैं, चर्ट ये रत्नों की श्रेणी में आते हैं, तो गोमेद और चर्ट से बनी होती थी। अधिकांश मोहरों पर जो है संक्षिप्त लेख लिखा रहता था। अधिकांश मोहरों में जो है संक्षिप्त लेख लिखा रहता था, कुछ लिखा रहता था, ठीक। और इन मोहरों पर जो है जानवर की के चित्र बने होते थे, जैसे श्रृंगी सांड, ठीक है, भैंस, श्रृंगी सांड, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरण, इन जानवरों के जो है चित्र कोयरे होते थे। साथ ही साथ हिरण के अतिरिक्त बकरी और हाथी, इनके चित्र जो है उकेरे होते थे। गाय के चिन्ह नहीं मिले हैं, गाय एक ऐसा जानवर है जो इन मोहरों में नहीं मिला है। और जो सबसे ज्यादा मोहरें मिली हैं उनमें श्रृंगी सांड की मिली है, ऊंचे कुबड़ वाला एक सांड, ठीक है, चित्रों में देखा होगा आपने। तो सबसे ज्यादा मोहरें जो है इसकी मिली हैं। और एक मोहर ऐसी मिली है जिस पर पाशुपति शिव का चित्र है, पाशुपति शिव इनका चित्र है, एक मोहर ऐसी मिली है। साथ ही साथ ये जो मोहन है मिली है पाशुपति शिव की मोहर, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से पाशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से ही और लोथल से एक अन्य मोहर मिली है, यानी मोहनजोदड़ो और लोथल, ठीक, मोहनजोदड़ो और लोथल से पहले तो ये सब एक ही था, वर्तमान में लोथल गुजरात भारत में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो यहाँ से एक मोहर मिली है जिस पर जो है नाव का चित्र बना है। इससे जाहिर था कि नाव के जरिए सुदूर देशों से इनका व्यापार होता था, ठीक है। और मैंने बताया कि इन मुहरों का प्रयोग उन गांठों में लगाने के लिए किया जाता था, टैग के रूप में लगाने के लिए किया जाता था, जिनका निर्यात दूसरे देशों को किया जाता था। तो ये हुई मुहरों की बात। अब आती है बात मृण मूर्तियां। ये मुहरों की बात हो गई। मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियों का मतलब है मिट्टी की मूर्तियां। मृण मूर्तियां, ये मिट्टी की मूर्तियां,
तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृण मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से किया गया है। यानी जो भी ये मिट्टी की जो ये मूर्तियां मिली हैं, इनका निर्माण जो है मिट्टी से किया गया है। इन मृण मूर्तियों पर मानव के अतिरिक्त पशु पक्षियों में बैल, भैंसा, भेड़ा, बकरा, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बतख एवं कबूतर की मृण मूर्तियां मिली हैं। किनकी किनकी मिली हैं? बैल, ये मिट्टी की मूर्तियां हैं। भैंसा, बैल, भैंसा, भेड़ा, भेड़ा का मतलब मेल शीप, बकरा यानी ही गोट, ठीक है, और बाघ, सुअर, गैंडा, बाघ, सुअर, गैंडा और भालू, बंदर, भालू, बंदर, मोर, तोता, बतख, और कबूतर की मृण मूर्तियां मिली हैं। यानी मिट्टी से निर्मित मूर्तियां मिली हैं। इसके अतिरिक्त मानव की जो मूर्तियां ठोस हैं, लेकिन पशुओं की जो है मूर्तियां खोखली हैं। मानव, एक खास बात है, मानव मूर्तियां ठोस हैं, लेकिन पशुओं एवं पक्षियों की मूर्तियां खोखली हैं। समझा गई बात? और इसके अतिरिक्त नर एवं नारी मृण मूर्तियों में सर्वाधिक नारी की मूर्तियां मिली हैं। यानी मनुष्य और स्त्री, यानी पुरुष और स्त्री, नर नारी की मूर्तियों में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा सर्वाधिक नारी मूर्तियां मिली हैं। यानी स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। ठीक। और धातु की बनी मूर्तियां अब तक मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई। धातु की बनी मूर्तियां, धातु की बनी मूर्तियां समझ रहे हो? धातु की बनी मूर्तियां मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, ठीक। इसके अतिरिक्त लोथल,
गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा से प्राप्त हुई है, से प्राप्त हुई है। और इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10 सेंटीमीटर लंबी कांस्य की मूर्ति के गले में कंठहार शोभित है। मोहनजोदड़ो से एक 10 सेंटीमीटर की नारी मूर्ति मिली है, ठीक है। कहां से? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर की धातु की नारी की मूर्ति के गले में, मूर्ति के गले में कंठहार, कंठहार आभूषण है, सुशोभित है। ठीक, ये बातें हो गई। इसके अतिरिक्त जो है ये जो नारी है ये नृत्यरत है, नृत्य कर रही है, नृत्य मुद्रा में है, नृत्य कर रही है। और इसके जो हाथ हैं, बायां हाथ जो है जांघ पर रखा हुआ है और कलाई तक इसमें चूड़ियां हैं। बायां हाथ जो है कमर पर रखे हुए हैं और कलाई तक चूड़ियां भरी हुई हैं, समझ में आया। और दाहिना हाथ जो है बायां हाथ जांघ पर रखा है और दाहिना हाथ कट यानी कमर पर रखा है। दोनों हाथों में कलाई तक चूड़ियां हैं। और इसके अतिरिक्त चन्नू से बैलगाड़ी का गाड़ी, लोथल से तांबे की बैल की आकृति और कालीबंगा से तांबे की वृषभ यानी बैल की आकृति प्राप्त हुई है। मैंने पहले बताया कि कहाँ से क्या मिला है, इसको मैं टेबल में पढ़ा चुका हूँ। तो आइए आगे चलते हैं। ये हो गई मोहरें और मूर्तियों की बात कला के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त यानी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं, नगरीय विशेषता क्या थी, ठीक है। नगरीय विशेषता, नगरों की विशेषता। तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहले मकान, हाउसेस। क्या खासियत थी मकानों की? तो मकान जो है जितने भी नगर मिले हैं, 6 नगरों को नगर की संज्ञा दी गई है, पहले बता चुका हूं। तो पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास होता था और लोथल एवं सुरकोटदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे। लोथल और सुरकोटदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र यानी आवास क्षेत्र, ये दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से यानी प्राचीर से घिरे हैं। जबकि जो भी नगर थे, ये सवाल पूछा गया है, तो पूर्व और पश्चिम के जो टीले हैं उनमें पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या आवास, पूर्व में जो नगर जो टीला होता था वो नगर या आवास होता था और पश्चिम का जो टीला होता था वो गढ़ी या किला कहा जाता था। एक ये खास बात हो गई। इसके बाद जो है मकान जो होते थे तो प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था। पहले भी बता चुका हूं मैं
प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, कम से कम 4-5 कमरे होते थे एक मकान में। जो बाथरूम होता था वो पिछली गली की ओर खुलता था। हर घर में जो है बाथरूम अवश्य होता था। कुछ बड़े आकार के जो है भवन मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक प्राप्त हुए हैं। और ये 2 मंजिले मकान भी प्राप्त हुए हैं पक्की ईंटों के। और मैंने इनका बताया था आपको, जो है इन ईंटों का साइज 4:2:1 होता था। ठीक है। ये जो है अलग अलग आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो अनुपात है वो 4:2:1 है। कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। कालीबंगा के फर्श के निर्माण में आजकल आप देख रहे हैं अपने यहाँ जो है मार्बल लगवाता है, कोई टाइल्स लगवाता है, कोई अपना सादा प्लास्टर करवाता है। गाँव में क्या होता है कि गोबर से और वो लाल कलर डाल करके लिपाई कर दी जाती है, तो इस तरह से फर्श को सजाया संवारा जाता है। कालीबंगा के फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। सजी हुई ईंटें, चित्रकारी अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। पहले मैंने बताया था कि ईंटों का अनुपात 4:2:1, यानी 4:4:2:1 ये ईंटों का आकार है। ईंटों के आकार का अनुपात, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। अब जो अगली बात आती है वो आती है सड़कों की। जो सड़कें थी, तो मैं पहले बता चुका हूं कि सड़कें एक दूसरे को चौराहे पर काटती थी और समकोण पर काटती थी। चौराहों पर जहां काटती थी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और मुख्य मार्गों की चौड़ाई जो है 9.15 मीटर। मुख्य मार्गों की चौड़ाई, ठीक, 9.15 मीटर, यानी ये लगभग 30 मीटर बैठेगा, लगभग 30 फीट, 29-30 फीट बैठेगा जा करके। और जो गलियां थी उनकी चौड़ाई लगभग जो है 3 मीटर होती थी। गलियों की चौड़ाई लगभग 3 मीटर, यानी 10 फीट, लगभग 10 फीट। तो इस तरह से ये इसके अतिरिक्त जो मुख्य मार्ग थे या गलियां थी उनके किनारे किनारे नालियों का निर्माण जो है पक्की ईंटों से किया गया था। ये नालियां भी पत्थर की पट्टियों से ढकी होती थी। जल निकासी का उत्तम प्रबंध होता था घरों से। ठीक है। तो ये हो गई। और गलियों में साथ ही साथ ये जो नालियां होती थी, तो ये गली की ओर खुलती थी नालियां, और जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मोखे बने होते थे, जिससे जो है परनाले से आने वाला पानी नालियों के जरिए आगे बढ़ जाता था। मेन होल का काम पत्थर के बड़े बड़े मटके करते थे। तो ये हुई
इनके सड़कों की बात। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की। तो नए छात्रों से मेरा पूरा अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और कहीं अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे ईमेल एड्रेस पर कमेंट करके जो है, या इसी में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।